गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भूमि एवं मृदा प्रदूषण क्या होता है, यानी जो अपन की भूमि है या जो अपन की मिट्टी है ये किस प्रकार प्रदूषित हो रही है, इसके प्रदूषित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं या कौन कौन से तत्व हैं जो भूमि को प्रदूषित करते हैं या मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, और इनके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं भूमि प्रदूषण के, या अपन इनको बताएंगे कि भूमि प्रदूषण को होने से रोकने से क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भूमि या जो मिट्टी का प्रदूषण किस प्रकार होता है। अगर सामान्य रूप में अगर बात की जाए तो जो अपन की मिट्टी है, मिट्टी की जो बाहरी परत है उसमें किसी भी प्रकार के अनावश्यक पदार्थों का मिल जाना, या अपन कह सकते हैं जैव रासायनिक पदार्थों का मिल जाना, या जीव जंतुओं की हड्डियों का मिल जाना, या जो उद्योगों से आने वाला जो अपशिष्ट मल मूत्र, ये नगरीय मल मूत्र या उद्योगों से आने वाला जो अपशिष्ट जल है, उनके कारण जब मिट्टी में शामिल हो जाना, उस जल का जो मिट्टी में सम्मिलित हो जाना या उस जल का मिट्टी के अंदर विलय हो जाना, तब वो मिट्टी या वो भूमि है क्या हो जाती है, आपकी प्रदूषित हो जाती है। इसी को अपन कहते हैं भूमि प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण। इसके कारण क्या होता है, जो अपन की मिट्टी है इसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, और अपन को अधिक से अधिक इसकी उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए फिर से अपन को जैव रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इस भूमि प्रदूषण या इस मिट्टी प्रदूषण को कम से कम करने के लिए अपन को इस भूमि प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण को रोकना होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भूमि या जो मृदा प्रदूषण क्या होता है। यानी भूमि ह्रास का अर्थ होता है कि जो ऐसा भूमि ह्रास का अर्थ होता है कि पौधे और जंतुओं के लिए भूमि की उपयोगिता का ह्रास हो जाना, यानी ऐसी भूमि जहां पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, या अपन कह सकते हैं ऐसी भूमि जहां पर जो पशुओं के लिए चारागाह है या उनके खाने के लिए जो भोजन है नहीं उत्पादन हो सकता है। इस प्रकार की भूमि का जब ह्रास हो सकता है या इस प्रकार की भूमि में जब उर्वरक क्षमता की कमी हो जाती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, भूमि ह्रास कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, भूमि ह्रास। अपन दूसरी परिभाषा सामान्य अर्थ में कहते हैं कि प्राकृतिक या मानव स्रोतों से अगर मिट्टी की गुणवत्ता की कमी में, प्राकृतिक स्रोतों से या मानव स्रोतों से मिट्टी की गुणवत्ता के ह्रास को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। अपन नॉर्मली वे या सामान्य रूप से कह सकते हैं कि चाहे प्राकृतिक स्रोत हो चाहे मानवीय स्रोत हो, किसी भी प्रकार से अगर मिट्टी की गुणवत्ता में अगर ह्रास हो रहा है या मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो रही है या मिट्टी उर्वरक न होकर बंजर हो रही है, तो इस प्रकार की जो समस्या होती है उसको अपन कहते हैं मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण। तो जो मिट्टी को प्रदूषित करने वाले 2-3 स्रोत होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं मिट्टी प्रदूषण के स्रोत को अपन 2 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं कि एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत और दूसरा अपन कह सकते हैं मानवीय स्रोत, या अपन कह सकते हैं एक वायु जनित स्रोत भी होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जैसे प्राकृतिक स्रोत में जैसे अपन बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। जैसे मान लो जलवायु परिवर्तन हुआ, तो जलवायु परिवर्तन से या तो बाढ़, जलवायु परिवर्तन होता ताप दाब, ये सभी प्रक्रिया है जो मिट्टी की नमी है, आर्द्रता, इन सभी में परिवर्तन हो जाएगा, और इन सभी में परिवर्तन होगा तो कभी सूखा होगा तो जब सूखा होगा तो मिट्टी के कण है जो नमी की कमी के कारण अलग अलग हो जाएंगे, और उनमें जो टूटने की या अपर्दन होने की जो समस्या है सबसे अधिक हो जाएगी। और जब मिट्टी अपर्दन हो जाएगी तो मिट्टी जो अनउपजाऊ प्रकार की होगी, जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो अनउपजाऊ प्रकार की होगी, अपन कह सकते हैं। अपन दूसरी बात करता है कि ज्वालामुखी, यानी जब ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी के साथ में कई सारे जो धूल है, राख है, कण है, गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं, और कई हानिकारक पदार्थ भी निकलते हैं और कई लाभकारी पदार्थ भी निकलते हैं।
जो हानिकारक पदार्थ से निकलने वाले जो लावा वगैरह होता है, तो कहीं तो लावा से काली मिट्टी यानी उपयोगी मिट्टी का निर्माण होता, लेकिन लावा के साथ में कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं जिनसे मिट्टी का या मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होता है। जब वो पदार्थ ज्वालामुखी से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जब मिट्टी के संपर्क में आता है तो मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देता है या मिट्टी की गुणवत्ता को ह्रास कर देता है, तब मिट्टी में जो उपजाऊपन की क्षमता है वो कम हो जाएगी। अगली बात करते हैं लावा प्रवाह से। मैंने आपको बता दिया कि काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी है जो सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। इस काली मिट्टी को अपन स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कह सकते हैं। और जो ये काली मिट्टी होती है ये कपास के लिए मुख्य महत्वपूर्ण उपयोग है, और ये जो काली मिट्टी है सबसे अधिक दिनों के लिए जो नमी या आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता रखती है। फिर बात करते हैं पर्वतीकरण या अपन कहते हैं अवतलन, यानी और क्या कारण हो सकते हैं कि पर्वतीकरण या अवतलन का मतलब यह है कि कहीं पर भी अगर मिट्टी है और मिट्टी के कारण जहां बड़े बड़े पर्वतों से जो प्राकृतिक पदार्थों से जो अपरदन होके जो मिट्टी के कण आते हैं, तो वहां जो पर्वतों के ऊपर की जो मिट्टी है जहां पर पर्वतीय प्रकार की जो कृषि की जाती है, जैसे अपन कह सकते हैं सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, तो वहां पर जो बारिश के समय वर्षा के समय जो पर्वतों के ऊपर से जब पानी बहेगा तो मिट्टी की ऊपरी परत को वहां से बहा ले जाएगा, यानी उसको तोड़ देगा, या जो ऊपर की जो उपजाऊ परत है उसको तोड़ देगा। उस उपजाऊ परत को तोड़ने के बाद में जब वो मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होगा, उसी को अपन कहते हैं मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहेंगे। क्योंकि आपको पता है जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है वो उपजाऊ प्रकार की परत होती है, और मिट्टी की 1 सेंटीमीटर की परत को बनने के लिए भी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अगर एक साथ में अपरदन हो जाएगा, बाढ़ के कारण हो, चाहे और कहीं वर्षा के कारण हो या जलप्रपात के कारण हो या और कहीं की भूस्खलन के कारण हो, कई कारण हो सकते हैं जिनसे जो पर्वतों के ऊपर की जो मिट्टी है ढलानों में जहां पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, वहां पर ज्यादा पानी से ऊपर की परत का हट जाना या वहां से मिट्टी का अपरदन हो जाना, मुख्य रूप से ये क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होता है। ये तो हो गए आपके प्राकृतिक कारण जिनसे मिट्टी का ह्रास हो रहा है या मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। अब अपन बात करते हैं कि जो मानव जनित कारण है, यानी मानव के द्वारा कौन कौन से ऐसे कारकों को जन्म देता है या जो मानव के द्वारा ऐसी कौन कौन सी क्रिया करता है जिससे मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होता है। सबसे पहले बात करते हैं खनन कार्य, यानी कहीं पर भी उपजाऊ मिट्टी है और वहां की मिट्टी उपजाऊ है, और उपजाऊ मिट्टी के नीचे अगर कहीं भूवैज्ञानिकों या भूगोल वेताओं को पता चला कि इस मिट्टी के नीचे कहीं पर भी सोना है या पेट्रोल है या कहीं गैस है, तो वहां से जब खनन कार्य करता है, वहां से उन धातुओं या जो रासायनिक पदार्थों को निकालने के लिए वहां पर जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है और मिट्टी का जो खनन कार्य किया जाता है, तो आसपास में जितने भी क्षेत्र है वहां जहां पर खनन कार्य होगा वहां की जो मिट्टी के अंदर जो नीचे के अपशिष्ट पदार्थ मिल जाएंगे, तो वो मिट्टी है जो आपकी क्या हो जाएगी, अपशिष्ट हो जाएगी, यानी वो प्रदूषित हो जाएगी, यानी उसके आसपास का क्षेत्र। खनन कार्य, वन विनाश, यानी जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियों से जो पेड़ पौधों की पत्तियों से जो ह्यूमस की मात्रा होती है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां जो गल कर के मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा पैदा करती है, यानी उनसे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है। लेकिन जब अपन वनों का विनाश कर देंगे और जहां पर वनस्पति है ही नहीं, पेड़ पौधे है ही नहीं, और जो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहां पर उस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होगी और उस मिट्टी का अपरदन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं मिट्टी को अपनी जड़ों में बांध कर रखते हैं या जकड़े हुए रखते हैं, तब तक वहां पर अपरदन नहीं होता। लेकिन जहां पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं होगी तो अधिक से अधिक अपरदन होगा और ह्यूमस की मात्रा की कमी होगी और मिट्टी की गुणवत्ता में भी कमी होगी और मिट्टी प्रदूषण होगा। अगली बात पशुचारण, यानी अधिक से अधिक पशुचारण कराने से क्या होगा कि वहां की जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसमें गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, यानी जो मिट्टी की ऊपरी परत जो जमी हुई है, जो पशुओं के खुरों से वो मिट्टी की जो परत है वो एकदम मलमल हो जाएगी, यानी मुलायम हो जाएगी,
मिट्टी वहां से उकड़ने लग जाएगी, और मिट्टी अगर मुलायम होगी तो वायु द्वारा जल द्वारा उसका अपरदन हो जाएगा, और जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसका ह्रास हो जाएगा और गुणवत्ता में कमी आएगी। अगली बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग से जो मरुस्थलीकरण की जो विशेषताएं हैं, जैसे अभी तापमान ज्यादा बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, तो तापमान के बढ़ने के कारण जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु पे वर्षा की कमी और वर्षा की वृद्धि पर इतना अधिक प्रभाव पड़ेगा कि कई क्षेत्रों पे तो वर्षा अधिक होगी और कई क्षेत्रों पर बिल्कुल कम, यानी सूखे जैसी स्थिति हो जाएगी। और जहां सूखे जैसी स्थिति हो जाएगी वहां की जो मिट्टी है वो उनके कण असंगठित हो जाएंगे, और असंगठित कणों के कारण वहां पर जो मरुस्थल अपरदन होना शुरू हो जाएगा वायु द्वारा, और उनके द्वारा वहां पर मिट्टी में नमी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी पानी का अभाव हो जाएगा, आर्द्रता की कमी हो जाएगी, और वहां पर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार वो भी मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास हो जाएगा। अपन बात करते हैं अगली नहरी सिंचाई से, यानी अधिक से अधिक नहरी सिंचाई करने से क्या होगा कि हर वर्ष यानी 12 मास अगर किसी भी भूमि पर अगर अपन मिट्टी में अगर खेती करेंगे तो वहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, रासायनिक खाद बीज उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा, और वहां पर रासायनिक खाद बीज उर्वरक का प्रयोग करने से वहां की मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होगा। और नहरी सिंचाई से अधिक सिंचाई करने से अपन कह सकते हैं कि अपन फसल सस्य चक्र को अपन बढ़ावा नहीं देकर, यानी हर वर्ष उस मिट्टी का उपयोग करने से उस मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होगा। इसलिए क्या कहते हैं कि भूवैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता या खगोलवेत्ता कहते हैं कि फसल सस्य चक्र को अपनाना चाहिए, ताकि हर वर्ष उस फसल को या हर वर्ष उस मिट्टी का उपयोग न करके 2-3 सालों के बाद में उस मिट्टी को पड़ती छोड़ देना चाहिए और बाद में वापस उसको बोना चाहिए, या अपन उसको एक फसल न बोकर कभी दूसरी फसल बोई, अगले ऋतु में दूसरी और वापस, यानी फसल चक्र हमेशा चलता रहना चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। फिर अपन बात करते हैं नगरों में उद्योगों के अपशिष्ट जल से, यानी जो मानव द्वारा जो उद्योग धंधे लगाए गए, कारखाने मिलें जो लगाई गई हैं, उनसे उनके द्वारा जो वही तो वायु प्रदूषण भी होता है वहां उद्योगों से निकलने वाले धुएं से, और उन उद्योगों में काम लिए जाने वाला जो जल है, जो जैव रासायनिक पदार्थों से मिलकर जो अपशिष्ट जल के रूप में जब वापस उद्योगों से उनकी निकासी की जाती है जल की, तो वो निकासी के लिए वो कहीं नदी नालों में छोड़ देते हैं जल को, या ऐसे ही अपशिष्ट ऐसे ही बाहर खुला छोड़ देते हैं। जल की निकासी सही रूप से नहीं हो पाती है, और जहां जहां वो जल फैल जाएगा वह रासायनिक पदार्थ से युक्त जो जल है जो मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास करेगा, या वो कहीं आसपास के क्षेत्र में एक ही जगह रहेगा तो वहां की मिट्टी दलदली हो जाएगी और वो मिट्टी अनउपजाऊ प्रकार की या हो जाएगी, जिसको कृषि योग्य नहीं रहेगी। इस प्रकार मृदा का या मिट्टी का ह्रास होगा। अगली बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि वायु जनित स्रोत भी होते हैं, यानी जो कारखाने हैं या वाहनों से, जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने हैं, जो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है या जो जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 अपन कह सकते हैं, या अन्य जो गैसें हैं, जहरीली गैसें जो वायु में वायु प्रदूषण करती है, और जब वर्षा ऋतु आती है तो वही वायु प्रदूषण के साथ अपन क्या कहते हैं कि अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा के कारण जो वायु प्रदूषण से युक्त जो गैसें हैं वो वर्षा जल के साथ में अम्ल वर्षा के रूप में जब मिट्टी के ऊपर आते हैं तो मिट्टी की मात्रा में या वो मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है और मिट्टी में उर्वरक क्षमता को कम कर देते हैं, यानी अम्ल वर्षा। जैसे अपन कह सकते हैं पश्चिमी यूरोपीय देश है, वहां पर अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा होती है, स्वीडन है, नॉर्वे है, यहाँ पर। फिर अपन कहते हैं ज्वालामुखी के धुआं से, या अपन कह सकते हैं अम्ल वर्षा के रूप में मिट्टी की मृदा की उर्वरकता का ह्रास हो जाता है। अपन अगली बात करते हैं कल कारखानों या उद्योग धंधों से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे एक गैस है क्लोरीन व एक है नाइट्रोजन। एक गैस है उद्योग धंधों से निकलने वाली या कारखानों से क्लोरीन व नाइट्रोजन। जब ये गैस जल के संपर्क में आती है तो यह जहरीली गैस हो जाती है, या जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, और वही जल जब
मिट्टी के संपर्क में आएगा तो भूमि या जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसकी गुणवत्ता में ह्रास होगा या उसकी उपजाऊपन की क्षमता में कमी होगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये जो सारे कारण है, प्राकृतिक कारण है, मानव जनित कारण है, वायु जनित कारण है, इन सभी कारणों से जो मिट्टी की गुणवत्ता या मिट्टी की उर्वरक क्षमता का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है धीरे धीरे। इस प्रकार अपन कह सकते हैं। अगला पढ़ते हैं कि मृदा अपरदन या मृदा प्रदूषण के कुप्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको पता है अगर मिट्टी में अगर प्रदूषण होगा तो मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होगा। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा कि मिट्टी की गुणवत्ता में अगर कमी होगी तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास हो जाएगा या उसमें जो कमी आएगी। उसके कारण जो कृषि फसलें हैं उनकी उत्पादन क्षमता में कमी आएगी और जितने भी उत्पादन क्षमता में कमी आएगी तो वह है खाद्यान्न के लिए या जो फसलें हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा उस उत्पादन क्षमता में। फिर अपन बात करते हैं कि वो जो भूमि जो बंजर भूमि में परिवर्तन हो जाएगी, यानी जो जहां कहीं पर भी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वहां ह्रास होगा तो धीरे धीरे कृषि कार्य कम हो जाएंगे और कृषि कार्य कम हो जाएंगे और वहां की जो मिट्टी है वो बंजर मिट्टी के रूप में उत्पादन हो जाएगी, बंजर मिट्टी बन जाएगी और बंजर मिट्टी में फिर वहां पर कोई भी कृषि कार्य होना असंभव है। बंजर भूमि में जो कृषि कार्य करने के लिए अधिक से अधिक खाद की और अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां बंजर भूमि में जो कृषि कार्य के लिए हानिकारक मानी जाती है या अनुपयोगी प्रकार की मिट्टी मानी जाती है। अगली बात करते हैं मिट्टी रसायनों से मनुष्य और जीवों की आहार पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी जो मिट्टी की गुणवत्ता में अगर कमी आएगी और मिट्टी में अगर प्रदूषित मिट्टी होगी तो जो मानव द्वारा या जो जीव जंतुओं द्वारा या जो पेड़ पौधे द्वारा अपने खाने बनाने के लिए, अपने आहार के लिए जो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं वो खाद्यान्न फसलें भी फिर प्रदूषित फसलों के रूप में, यानी वो फसलें भी अच्छी नहीं रहेगी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं मिट्टी में प्रदूषण होना। फिर अपन कहते हैं मृदा का नियंत्रण, यानी अपन मिट्टी प्रदूषण को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। पहली बात करेंगे मृदा अपरदन को रोकना। सबसे बड़ी बात है मृदा अपरदन को रोकना, यानी मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी जो जितने भी ज्यादा जलीय क्षेत्र है या बाढ़ वाले क्षेत्र है उनमें छोटे छोटे बड़े बड़े बांध बनाकर जल की मात्रा को एक साथ न करके धीरे धीरे उनके पानी को आगे की ओर बढ़ाना, निकासी करना, ताकि जल एक साथ नहीं होगा तो मिट्टी का अपरदन कम होगा। और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ताकि वो जल या मिट्टी का जो अपरदन है वो कम से कम हो सके। अगली बात रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग, यानी जितने भी अपन कृषि कार्य के लिए रासायनिक उर्वरक काम में ले रहे हैं उन रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग करना और जो घरेलू उपयोग है या जैविक खेती को बढ़ावा देना मेन प्रॉब्लम, यानी जो खाद होता है जो प्राकृतिक खाद या अपन कहते हैं उस पे ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए। फिर अपन कहते हैं डीडीटी पर शीघ्र रोक, जो ये एक खाद आता है डीडीटी, इस पर शीघ्र रोक, ये जो रसायन है उस पर शीघ्र रोक लगनी चाहिए। फिर बात करते हैं नगरीय व कारखानों का अपशिष्ट जल, जो नगर द्वारा जो नगरीकरण में जो सीवेज लाइन होती है उनके जो जल की निकासी मुख्य रूप से सही होनी चाहिए और जो कल कारखाना उद्योग धंधों का जो अपशिष्ट जल है उनकी निकासी भी मुख्य रूप से सही होनी चाहिए ताकि वो जल इधर उधर न ज्यादा फैले और न भूमि अपशिष्ट हो। फिर बात करते हैं उचित भूमि उपयोग व फसल प्रबंधन, यानी अपन कह सकते हैं कि फसल प्रबंधन करने के लिए जो उचित फसल प्रबंधन के लिए उचित भूमि का फसल प्रबंधन, यानी कि एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए, जिससे क्या होता है मृदा का ह्रास होता है, मिट्टी का ह्रास होता है। इसलिए फसल चक्र को अपनाकर बार बार अलग अलग प्रकार की फसलें बोनी चाहिए ताकि मिट्टी का अपरदन कम से कम